थैंक यू फॉर वॉचिंग आरके ट्यूटोरियल्स और मैं हूं आपके साथ ऋचा त्रिपाठी। गाइस, जो हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि हम लोग लास्ट वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टॉपिक मेटल्स को फिनिश कर चुके हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके गाइस, बिफोर वी स्टार्ट लेट अस डिस्कस कि आज हम लोग इस टॉपिक में आज हम लोग इस वीडियो में किस किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, नॉन मेटल्स को पहले पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स होते क्या हैं, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन उनके यूजेस। ओके, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव चार्ज आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो गाइस, हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म करते हैं, और जबकि बिल्कुल चेंज फॉर्म में, इन द सेंस कि बिल्कुल डिफरेंटली नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, लूज करके नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव चार्ज आयन खुद पे फॉर्म करते हैं। बट एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सेप्शन है क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन उसकी प्रॉपर्टीज एक इलेक्ट्रॉन्स में ही अपनी कंप्लीट शो कर देता है। ठीक है, ओके। और नॉन मेटल्स को हम लोग और किन नेम से जानते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जबकि मेटल्स कहलाते थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के गेन करेगा 2,8 का, या फिर 1 को गेन करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा 2,8,8 का। तो इट्स मोर इजी देन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 2,8,8 हो जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से ये गेन कर लेता है। सेम फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6, तो 2 को गेन किया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया अपना 2,8 और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन के लिए भी सेम है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा नोट पॉइंट। ओके, नोट पॉइंट है हमारा कि द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन विच इज अबाउट टू 50%। गाइस, ये बहुत बड़ा अमाउंट है कि नॉन मेटल। सबसे पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ऑक्सीजन एक्चुअली क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। ठीक है, तो आज ये आपका क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, ओके, तो ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है। ये अर्थ क्रस्ट में अबाउट 50% कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, 50% अर्थ क्रस्ट का कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल अर्थ क्रस्ट में है हमारा ऑक्सीजन, जबकि मेटल था हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, और दूसरे नंबर पे पाया जाने वाला हमारा नॉन मेटल कौन सा है? सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है हमारा सिलिकॉन। ठीक है, ये तो शायद ही कुछ लोगों को मालूम होगा कि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल हमारा कौन सा है। तो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है हमारा सिलिकॉन। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट का कितना पार्ट कंस्टिट्यूट करता है? अबाउट 26%। जबकि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल था हमारा आयरन, वो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता था, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता था कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल आयरन होता है। लेकिन ये बात हम लोगों ने मेटल्स टॉपिक जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें हम लोगों ने मेटल्स को डिस्कस किया, उसमें इस बात को क्लियर कर लिया कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल एल्यूमिनियम होता है, जबकि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल ऑक्सीजन है, और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है हमारा सिलिकॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टीज जिनको जनरली पढ़ने के बाद हम लोग ये पहचान लें कि जो हमारा गिवन एलिमेंट या गिवन सब्सटेंस है ये मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी नॉन मेटल डू नॉट पजेस एनी लस्टर। लस्टर इन द सेंस कोई चमक। ठीक है,
तो नॉन मेटल्स ऐसे चमकीले या कोई इनमें लस्टर नहीं होता, दे आर नॉन लस्टरस, ठीक है, एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड। एक्सेप्शन याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही बनता है, तो एक्सेप्शन है यहाँ पर हमारा आयोडीन एंड डायमंड, डायमंड इज क्वाइट लस्टरस। नेक्स्ट इज कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड। जिन बच्चों ने कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड चैप्टर को पढ़ लिया है उन्हें ये बात पता होगी कि डायमंड सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है। गाइज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट नोन टिल नाउ। डायमंड अभी तक जानने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से हार्डेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो डायमंड का सॉफ्ट होने का मतलब बनता ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सेप्शन क्यों शो कर रहा है, मतलब डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी सॉफ्ट एंड ब्रिटल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें कोई भी फ्री वैलेंसी प्रेजेंट नहीं होती है। इस डायमंड के स्ट्रक्चर में इस तरह से जो स्ट्रक्चर है इस तरह से बाइंड अप है कि कम से कम डेंसिटी में या फिर कम से कम स्पेस में उसका स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म रह सके, ठीक है, इसी वजह से डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कि नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। डक्टाइल क्या था गाइस, डक्टाइल था कि हम लोग अपने मेटल को बीट करके थिन वायर्स में कन्वर्ट करते थे, ठीक है, बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। नॉन मेटल्स हमारे सॉफ्ट और ब्रिटल होते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, ये आपका जनरल दिमाग में आ गया। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि मेटल्स को हम लोग वायर्स में इसलिए कन्वर्ट करते थे बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, whereas नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन रहेगा हमारा एक, अगर आपको अभी मालूम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कि हमारा एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। आगे नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया कि एक्सेप्शन क्या है हमारा, एक्सेप्शन ग्रेफाइट है, और ये एक्सेप्शन क्यों है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। नॉन मेटल्स हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, बट ये ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी एक्सेप्शन है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उस स्ट्रक्चर में ग्रेफाइट अपने एक कार्बन के साथ अपनी चारों वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए अगले 3 कार्बन से लिंक होता है, ठीक है, मतलब एक जो अपनी वैलेंसी है उसको फ्री रखता है और उस फ्री वैलेंसी की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि किस केस की वजह से हमारा डायमंड एक्सेप्शन है और किस केस की या फिर किस रूल की वजह से हमारा ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। दोनों एक्सेप्शन उसकी स्ट्रक्चर की वजह से है। डायमंड का एक्सेप्शन स्ट्रक्चर की वजह से इसलिए है क्योंकि इसमें एक कार्बन अगले चारों कार्बन से लिंक होकर छोटे से छोटा स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश करता है और हाई डेंसिटी बनाता है, ठीक है। ग्रेफाइट एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि एक कार्बन अगले 3 कार्बन से लिंक होता है और एक वैलेंसी को फ्री छोड़ देता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, मतलब ये तीनों फॉर्म हमारी ले सकते हैं, मे बी इट इज सॉलिड, मे बी इट इज लिक्विड और मे बी इट इज गैस। जबकि मेटल्स हमारे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होते थे, उसमें एक्सेप्शन था हमारा मरकरी का, ठीक है, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस इन द सेंस दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ साउंड या फिर एनी काइंड ऑफ साउंड, ठीक है, मतलब अगर हम इनको बीट करते हैं या फिर इन पे हम लोग साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश भी करते हैं किसी चीज से इस पे हिट करके, तो कोई भी नॉन मेटल हमारा साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, ओके, तो दे आर नॉन सोनोरस, जबकि मेटल्स हमारे सोनोरस होते हैं। गाइस कंपैरिजन से आप याद करने की कोशिश कीजिए तो आपको ऐसा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी एक की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ जाते हैं तो अगले की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट मींस दे कैन बी इजीली ब्रोकन। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट की या फिर किसी भी सब्सटेंस की कितनी मजबूती है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, दैट वाज इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो नॉन मेटल्स हमारे, आपको जैसा कि पता है कि हमारे नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, तो इसी वजह से दे हैव नो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड दैट्स व्हाई ओनली दे कैन इजीली ब्रोकन, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज लास्ट पॉइंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज
कि नॉन मेटल्स जो हैं दे हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी आपको समझ में आ गया, जो चीज़ सॉफ्ट है, जो चीज़ लिक्विड भी होती है, सॉलिड भी होती है, गैस भी होती है, कुछ भी हो सकती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होंगे, क्योंकि हम लोगों को ऐसा मालूम है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का होता है, ठीक है, अभी तक के सिलेबस में। आगे आप पढ़ेंगे कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का भी होता है, इनफैक्ट बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए कि नॉन मेटल जो है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है, किसके कंपेयर में, कंपैरिजन टू मेटल्स। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं और नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं। बट एक्सेप्शन आ गया हमारा डायमंड। डायमंड एक्सेप्शन क्यों है? अभी मैंने आपको बताया कि डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट नोन टिल नाउ, ठीक है। हार्डेस्ट, सॉरी गाइस, नॉट एलिमेंट, इट्स हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टिल नाउ, ठीक है। एलिमेंट तो कार्बन है जिससे बनता है हमारा डायमंड, तो जो हमारा डायमंड है इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टिल नाउ। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अबाउट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हमारा डायमंड इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों शो करता है? ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि हाई डेंसिटी शो करता है, ठीक है। गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स को। तो यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स का हमारा फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक वेजिटेबल घी। गाइस, ये पॉइंट आपको तब ज्यादा क्लियर होता जब आप कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ते, ठीक है। जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते तो ये रिएक्शन आपके सिलेबस में थी, बट अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो एनीवेज, हम लोगों का क्या है कि हम लोग नॉन मेटल्स के यूज को पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन हमारा, जब हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन का यूज वहां पर होता है, ठीक है। और वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी में चेंज करने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है। एक यूज ये हो गया। नेक्स्ट यूज की हाइड्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस। हाइड्रोजन का यूज होता है हमारा अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में, और अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है या फिर नेमिंग रिएक्शन है, हेबर्स प्रोसेस। ये आपसे पूछी भी जा सकती है, ठीक है। ओके, तो एक यूज हमारा हाइड्रोजन का ये हो गया, दो यूज तो हाइड्रोजन के ही हो गए। नेक्स्ट इज कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये पॉइंट अभी आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, बट स्टिल मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करती हूँ कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन से ही ग्रेफाइट बनता है। तो कार्बन जब ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है तो इससे इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इसमें दो इलेक्ट्रोड डिप रहते हैं और रिएक्शन प्रोसीड करवाई जाती है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हमारे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? एक और यूज होता है हमारा कार्बन का या फिर ग्रेफाइट का, जो हमारी पेंसिल होती है उसका जो अंदर फिलिंग या फिलामेंट होता है वो हमारा ग्रेफाइट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, इसके लिए सेलिब्रेशन भी हुआ था कि हमारा लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो एज रॉकेट फ्यूल यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा खुशी मनाई थी कि हमारा जो लिक्विड हाइड्रोजन है उसको रॉकेट फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू इनर्टनेस, हाइड्रोजन की इनर्टनेस की वजह से नाइट्रोजन की इनर्टनेस की वजह से हम लोग फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करने में इसको यूज करते हैं। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे हो सकता है? ओके, तो गाइज आज जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है जो कि हमारे फूड मटेरियल्स को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इस प्रोसेस का अभी आपके सिलेबस में वो रह नहीं गया है, पूरा स्टडी मटेरियल नहीं है, इसको रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से किसी फूड मटेरियल का खराब होना, इस पूरी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल मैं आपको एक थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। तो इसी वजह से हम लोग जो हमारे पैकेट्स होते हैं, स्नैक्स पैकेट्स, इनको नाइट्रोजन की फिलिंग के साथ क्लोज करते हैं। गाइस, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि हमारे जो फूड पैकेट्स होते हैं उनमें कौन सी गैस
फिल्ड होती है। और क्यों इसलिए फिल्ड होती है नाइट्रोजन? क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट होती है। इनर्ट इन द सेंस कि ये जल्दी लो इनर्टनेस होती है, तो ये जल्दी अदर मटेरियल से रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अदर मटेरियल से जब रिएक्ट नहीं करेगी तो ये हमारे फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व रखेगी, मतलब एक लेयर फॉर्म रखेगी हमारे फूड मटेरियल्स के आसपास, ताकि हमारे फूड मटेरियल्स खराब ना हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कि सल्फर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर का यूज सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला अगर आप देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वो होता है H2SO4, जिसको पढ़ने में आपको समझ में आ रहा होगा कि सल्फर इसमें आता है, तो सल्फर का यूज सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में यूज होता है। ठीक है गाइज, ये था हमारा लास्ट पॉइंट आज के वीडियो का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिल जाए। थैंक यू।